दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सी प्रोग्रामिंग एडवांस लेवल ऑफ सी प्रोग्रामिंग का पूरा सिलेबस विस्तार में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस के डिटेल के बारे में। तो जो ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, इसको एक प्लेलिस्ट के रूप में मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक सारे वीडियोज एक एक करके मिलते जाएंगे। ये बहुत ही डिटेल्ड कोर्स होगा, काफ़ी डिटेल्ड रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ, तो आप सिलेबस देख करके भी समझ जाएंगे कि कितना डिटेल में ये जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक टॉपिक को चूज़ करेंगे और उसको डिटेल में जा करके एक एक वीडियो बनाएंगे। तो काफ़ी वीडियो बनने वाले हैं, तो प्लीज़ आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट को देखिएगा और सी लैंग्वेज को समझने के लिए पूरे डिटेल में एक एक वीडियो को देखते जाइएगा। तो चलिए हम सिलेबस के बारे में बताते हैं। जब शुरुआत होगी इस सिलेबस में, तो सबसे पहले हम सी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि क्यों सी लैंग्वेज जरूरी है, आज की डेट में भी सी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर कंपाइलेशन स्टेप्स कैसे एग्जीक्यूट होता है, सी प्रोग्राम या लैंग्वेज में जो क्या क्या टोकन्स होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स। तो एक बेसिक रिकैप बताया जाएगा कि क्या क्या होता है सी लैंग्वेज में। ये थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कोर्स जो बनाया है ये एडवांस लेवल है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम रहती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मिसिंग होगी उसके बारे में हम बताएंगे। ये कुछ जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरफ, है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि जो फंडामेंटल डेटा टाइप है और वो क्या है, क्यों डिफाइन किया जाता है, मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, है ना, और उसका रिप्रेजेंटेशन साइंड है, अनसाइंड है, कितना बाइट यूज़ होता है, किस ऑर्डर में यूज़ होता है। तो ये सब के बारे में बताया जाएगा। और स्टार्टिंग में एक और वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें हम ये बताएंगे कि आपका लैब सेटअप क्या होगा। लैब सेटअप बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो लैब सेटअप भी आप ध्यान दीजिएगा। एक और वीडियो है लैब सेटअप, गेटिंग स्टार्टेड विथ सी। उसके बाद हम लोग का एक एक करके बहुत सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे। ठीक है, पॉइंटर को कैसे प्रिंट करते हैं, कंपाइलर जो होता है, ठीक है, वो मेमोरी एलोकेशन कैसे करता है सब डेटा टाइप का, जितने सारे डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर के लिए कैसे करता है, स्ट्रक्चर में अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है, पैडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोड वर्क नहीं करता। यूनियन के लिए कैसे मेमोरी एलोकेशन होता है, यूनियन में करप्शन के क्या इश्यूज होते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिर जो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं सीधा कर्नल कोड की तरफ जाता हूं। तो आपको एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कर्नल का जो सोर्स कोड है अपने लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कर्नल के सोर्स कोड के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा आपको, जिसमें सी लैंग्वेज यूज़ होता है। तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आते हैं। बहुत सारे बच्चे यूनियंस के बारे में जानते नहीं, वो ये जानते हैं कि यूनियन ये होता है, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली यूनियन को। बिटफील्ड्स जानते हैं, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, है ना। बिटफील्ड्स में ओवरफ्लो सिचुएशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये सब हमको समझना है। यूनियन में डेटा करप्शन होता है, स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, तो बहुत सारे डिज़ाइन एस्पेक्ट्स जो होते हैं, ये सब टॉपिक्स पे मैं डिज़ाइन एस्पेक्ट्स को भी लाने की कोशिश करूँगा वीडियोज़ में। अगर आपके पास एक इंटीजर है, हमारा गोल है कि सारे इंटीजर में 4 बाइट होते हैं, तो कैसे चारों बाइट को हम एक एक करके डिस्प्ले करें, प्रिंट करें। तो प्रिंटिंग एवरी बाइट, इन्यूमरेशंस क्या है, क्यों है, मैक्रो से उसको क्यों डिफरेंट माना जाता है, क्या ये बेटर है, इन्यूमरेशंस कहाँ यूज़ कर सकते हैं। टाइप डेफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो टाइप डेफ कहाँ यूज़ होता है, कर्नल में कहाँ यूज़ होता है, सी लाइब्रेरीज में कहाँ यूज़ होता है, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो टाइप डेफ इनफैक्ट मैं एक प्रोग्राम डेफिनेशन बताऊंगा कि एक प्रॉब्लम है, आप टाइप डेफ को डिज़ाइन कीजिए, है ना। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ टाइप डेफ। फंक्शन पॉइंटर को कैसे टाइप डेफ करते हैं, क्या वो लाइनक्स में यूज़ होता है, तो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा सिंगलर हैंडलर के बारे में, सिग्नल हैंडलर जिसमें फंक्शन पॉइंटर यूज़ करते हैं। बिटफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग कोड में, नेटवर्किंग कर्नल में, नेटवर्किंग हेडर्स में, प्रोटोकॉल्स में बहुत जगह बिटफील्ड यूज़ होता है। तो कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे किया गया है, तो उसके यूसेज के बारे में बताऊँगा। स्ट्रक्चर का पैडिंग करना पड़ता है, अगर पैडिंग नहीं करेंगे तो क्या इश्यूज आएंगे, तो उसके बारे में वीडियो रहेगा। और फिर हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, बहुत सारे लोग 16 बिट सिस्टम, 32 बिट सिस्टम, 64 सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम यूज़ करते हैं। तो सिस्टम में हमें कैसे पता चलेगा कि ये 32 बिट है, 64 बिट है, क्या फंडामेंटल एलोकेशन होता है। तो वो सब आपको प्रोग्रामिंग मॉडल और मेमोरी साइजेस के बारे में भी डिस्कशन होगा, ठीक है।
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साइज ऑफ जो इंटीजर होता है लॉन्ग होता है, 4 होता है कि 8 होता है, क्यों होता है। एक लॉन्ग डेटा टाइप होता है 32 बिट आर्किटेक्चर में। क्या आपको मालूम है, क्या आप जानना चाहेंगे? तो उस सब के बारे में बताया जाएगा, वो क्यों है, प्रैक्टिकल क्या एग्जाम्पल्स हैं लॉन्ग के। इंटेल आर्किटेक्चर 32, इंटेल आर्किटेक्चर 64 बिट, ILP 32, LP 64, बहुत सारे कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। आप इंटरनेट में मटेरियल पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मटेरियल डाउनलोड करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन वो क्या है, वो क्यों है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी ये वीडियोस में। फिर एरे का हम लोग जो भी टॉपिक दिख रहा है आपको, एरेस कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसमें मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो पूरा डिटेल रहेगा। 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। उसके बाद एरे के बाद हम लोग पॉइंटर की तरफ चले जाएंगे। तो पॉइंटर क्या होता है, कैसे एक्सेस करते हैं, तो पॉइंटर के बारे में सेपरेट वीडियो रहेगा काफ़ी डिटेल में, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, पॉइंटर में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो कोशिश रहेगी कि पॉइंटर का पूरा मेमोरी डायग्राम और एरे का पूरा मेमोरी डायग्राम बनाया जाएगा, और उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो पॉइंटर में कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, कैसे पॉइंटर में डी रिफरेंस करके जंप करते हैं, फिर एक और जंप करते हैं, सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। पॉइंटर और एरेज में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से पॉइंटर को एरे में कन्वर्ट करते हैं, एरे को पॉइंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, तो वो सब बताएंगे। फिर थोड़े एडवांस टॉपिक हो जाते हैं, कैरेक्टर एरेज यूजिंग पॉइंटर्स, एरेज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स, तो मिक्स कर रहे हैं सब चीज़ों को, तो ये बहुत जरूरी होता है पॉइंटर में। मेमोरी डायग्राम क्या होता है एरे का, है ना, हाँ, कैरेक्टर पॉइंटर्स। तो हमने एक एरे बना दिया, सभी में कैरेक्टर पॉइंटर्स है, वो क्या कर रहे हैं, क्या यूज़ है, तो ये सब मैं एग्जांपल भी बताऊंगा और उसका यूज़ केस भी बताऊंगा आपको, ठीक है। एरेज एज पॉइंटर्स, तो ए ऑफ आई और आई ऑफ ए, क्या ये सेम हो सकता है, कैसा आप लिख सकते हैं, हाँ या ना, ये बाद में देखेंगे, तो इसके बारे में बताऊंगा। कांस्टेंट पॉइंटर्स तो बहुत ही मैजिकल चीज़ होती है। हम कांस्टेंट पॉइंटर्स इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं रहता है कि कहाँ यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल, कांस्टेंट पॉइंटर्स क्या होते हैं और उसके वेरिएशंस क्या होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। पॉइंटर अरिथमेटिक या स्केलिंग बोलते हैं, क्या उसको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ माइनस कर सकते हैं पॉइंटर्स को, तो थोड़ा बताया जाएगा। फिर हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, कन्वर्शन फंक्शंस, है ना, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों ने स्कैनअप प्रिंटअप तो यूज़ किया हुआ है, उसके अलावा एस स्कैनअप, एस प्रिंटअप, इनका कहाँ यूज़ होता है, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और जब हम ये पूरा क्लासेस चलते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कंप्यूटर बेसिक्स, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, इसके बारे में ऑटोमेटिकली पता चलते जाएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा कवरेज भी रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। साइन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में, ये बताया जाएगा। फिर बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, साइन बिट्स, बिट शिफ्ट ऑपरेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, अरिथमेटिक शिफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब भी हम बिटवाइज ऑपरेशंस करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये कोर्स काफ़ी डिटेल्ड रहेगा। आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। बिट शिफ्ट ओवरफ्लो, मतलब ओवरफ्लो क्या होता है जब शिफ्टिंग करते हैं, और फंडामेंटली एस की रिप्रेजेंटेशन, सबको जानते हैं एस की कैरेक्टर है, एस की वैल्यू होता है, तो वो क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखेंगे एस की नंबर को प्रिंट करने के लिए, है ना, एस की नंबर और सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए। एंडियरनेस ऑफ अ सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जब आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें 2 कंप्यूटर या 2 सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत इश्यूज आते हैं। एंडियरनेस, और जितने सारे ऑपरेटर्स होते हैं आपको मालूम है, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर्स। और बिटवाइज ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। साइज ऑफ ऑपरेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं साइज ऑफ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, बहुत मिस्टेक्स होता है, ठीक है। तो साइज ऑफ को समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या है, कैसे सही में यूज़ करना चाहिए, है ना। तो उसके जो पिटफॉल्स हैं, गड़बड़ियाँ, खामियाँ, इश्यूज़ हैं अगर ठीक से यूज़ नहीं किए। पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है, स्केल करना है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी, इसके बारे में बताएंगे। और एसोसिएटिविटी का रियली क्या ट्रू सही मीनिंग होता है, बहुत सारे बच्चे एकदम गलत रहते हैं। एसोसिएटिविटी का एक स्पेसिफिक रूल होता है, ठीक है, तो उसको समझाऊंगा मैं आपको। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के लिए आपको लाइव एग्जांपल दिया जाएगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। फिर टर्नरी ऑपरेटर और उसका एसोसिएटिविटी रूल थोड़ा अलग रहता है, उसके बारे में बताएंगे।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा टाइप का रूल। सी लैंग्वेज से कहता है कि आप ए प्लस बी कर सकते हैं, ए इंटीजर होगा और बी कैरेक्टर होगा, तो दो अलग डेटा टाइप है। तो ऑपरेटर दो जो डेटा टाइप अगर अलग अलग हैं, हमको प्लस करना है ए प्लस बी, तो डेटा टाइप किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, ए और बी को मैच होना है, ठीक है। तो रूल्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट से इंटीजर और इंटीजर से फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट किया जाता है। और जो हमारे वेरियाडिक फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स होते हैं, प्रिंटएफ हो गया, स्कैनएफ हो गया, उसमें क्या रूल्स होते हैं और गाइडलाइंस होता है, कैसे आर्गूमेंट को चेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि प्रिंटएफ स्कैनएफ बहुत सिंपल है। मैं 20 साल के एक्सपीरियंस 25 साल के एक्सपीरियंस में देखा है बहुत सारे बच्चों को प्रिंटएफ और स्कैनएफ बहुत ही कम आता है। तो आपको मैं बहुत सारे इश्यूज बताऊंगा, आप खुद प्रिंटएफ करके देखेंगे, आपको लगेगा ये सही है या ये सही है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि प्रिंटएफ स्कैनएफ काफ़ी डिटेल्ड में होते हैं, तो आपको समझना पड़ता है। पॉइंटर के लिए क्या फॉर्मेट यूज़ करते हैं, साइन नंबर और अनसाइंड नंबर, उनके क्या इश्यूज हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको रॉन्ग गलत ले लेते हैं, तो इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा। कई बार आप देखोगे वेबसाइट्स में इंटरव्यूज में पूछा जाता है आई और आई का प्लस प्लस आई सीक्वेंस बना दिया जाता है। तो एक्चुअली ये क्या है, इसका क्या आंसर होता है, कैसे इवेलुएट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सीक्वेंस पॉइंट्स क्या होता है, उसके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर हम कवर करेंगे स्टोरेज क्लासेस, मतलब जो आप जानते हैं स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्न वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये सारे के बारे में डिटेल में जानेंगे जब हम इसको कोडिंग करते हैं, ठीक है। रजिस्टर क्लास या रजिस्टर की क्यों दरकार पड़ती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा। ऑटोमेटिक वेरिएबल और स्टैक में क्या रिलेशनशिप है वो बताऊंगा आपको। स्टैटिक वेरिएबल्स होता है, स्टैटिक फंक्शंस होता है, क्या मीनिंग होता है, एक्सटर्न का रियल मीनिंग क्या होता है, एक्सटर्न क्यों कैसे यूज़ करते हैं, जब बहुत सारी फाइल होती है आपके प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना। उसी तरह से स्कोप ऑफ अ वेरिएबल होता है, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप, और नेस्टेड वेरिएबल्स होते हैं जो आपको मालूम है ना, ये सब बताएंगे आपको। तो इस सब के बारे में डिटेल में बहुत चर्चा होगी। लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, लिंकेजेस क्या होते हैं, इंटरनल लिंकेज, एक्सटर्नल लिंकेज, वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कांस्टेंट कुछ नहीं, जस्ट कांस्टेंट है, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कांस्टेंट हम काफ़ी यूज़ करते हैं, तो मैं आपको रियल में प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कांस्टेंट क्वालिफायर का, कहाँ यूज़ होता है। लाइब्रेरी फंक्शन से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। वोलाटाइल, बहुत सारे लोग वोलाटाइल को समझ ही नहीं पाते हैं, कहीं लिखा होगा तो उसको मन में याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो वोलाटाइल क्या है, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। कांस्टेंट वोलाटाइल, क्या ये टुगेदर रह सकता है? 100%। कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, मैं उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा, ड्राइवर में, कर्नल में। अब जो भी देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ड्राइवर से, डिवाइस ड्राइवर से, कर्नल कोड से भी आपको मिलेंगे, जो मैं आपको दिखाते रहूँगा। कोई वेरिएबल रजिस्टर है, वोलाटाइल है, तो क्या परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कांस्टेंट वोलाटाइल का। पॉइंटर एलियासिंग क्या है, रेस्ट्रिक्ट क्वालिफायर, रेस्ट्रिक्ट डेटा टाइप होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्या मीनिंग होता है। डेटा टाइप नहीं होता, डेटा टाइप के लिए एडिशनल क्वालिफायर होता है, रेस्ट्रिक्ट कीवर्ड, और कंपाइलर कैसे ऑप्टिमाइज करता है उसके एग्जांपल्स बताऊंगा। जब ये सब हो जाता है तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो सी प्रोग्रामिंग के लिए ब्रेड एंड बटर है, हाई लेवल गुड प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि जब हम रन करते हैं प्रोग्राम को डायनामिकली मेमोरी चाहिए होता है। मेलॉक, कैलॉक, रीअलॉक, फ्री, क्या यूज़ करते हैं, उसके क्या इश्यूज होते हैं, क्या इंटरनल डिटेल्स हैं, हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, डेंगलिंग पॉइंटर बोलते हैं, क्या होता है वो, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन से एरर्स आते हैं, वो सब चीज़ मैं आपको लाइव एग्जांपल से बताऊंगा कोडिंग करके, ठीक है। तो ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, तो सी लैंग्वेज को पूरा कवर करने का प्लान है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं मेलॉक और कैलॉक के लिए या फ्री के लिए, और अनस्पेसिफाइड बिहेवियर्स इसमें क्या होते हैं, ठीक है, तो ये सब बताया जाएगा। उसके बाद फंक्शंस, पॉइंटर्स, दोनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस को कैसे कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये काफ़ी लोग पढ़े होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा होगी। एरे को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या रूल्स होते हैं, अगर मल्टी डायमेंशनल ले रहे हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर सकते हैं, तो क्या रूल्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्स को हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं,
उसके बाद फंक्शन पॉइंटर्स में जाएंगे, फंक्शन पॉइंटर्स का डेफिनेशन बनाएंगे, डिक्लेरेशन बनाएंगे और यूज़ करेंगे। कर्नल से आपको बहुत सारे सोर्स कोड दिखाऊंगा, क्योंकि कर्नल में और ड्राइवर में बिना फंक्शन पॉइंटर के कुछ नहीं हो सकता। फुल ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स, कर्नल कोड और ड्राइवर कोड, ठीक है। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा मैं वहाँ से। फंक्शन पॉइंटर क्या, फंक्शन का आर्गुमेंट एक फंक्शन पॉइंटर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो वो भी बताएंगे आपको। पॉइंटर टू एन इंटीजर एरे, हम जो जानते हैं कि पॉइंटर होता है एक इंटीजर के लिए, लेकिन पॉइंटर इंटीजर एरे के लिए भी हो सकता है ना, तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन होते हैं पॉइंटर्स के, जो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो ये अगर आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आपने सी प्रोग्रामिंग अच्छे रूप में समझ लिया है। तो इसके बारे में काफ़ी फोकस होगा, काफ़ी डिटेल में चर्चा होगी, ठीक है। उसके बाद रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब हुआ सी प्रोग्रामिंग में आपका जो पूरा मेमोरी है उसका क्या ब्रेकअप होता है, किस तरह से दिखाई देता है, कौन सा कोड होता है, कौन सा डेटा होता है, कौन सा स्टैक होता है, हीप होता है, क्या मीनिंग होता है, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो रन टाइम कैसे डिफाइन होता है, डेवलप होता है सी के लिए, वो बताया जाएगा। हीप, स्टैक, रजिस्टर, स्टैक फ्रेम्स। सो स्टैक फ्रेम बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम कंपाइलेशन, अगर कर्नल क्रैश हो गया या यूजर स्पेस का प्रोग्राम का क्रैश हो गया तो हम डिबगर यूज़ करते हैं। तो डिबगर तो स्टैक फ्रेम को दिखाया गया कि करके हर स्टैक, हर फंक्शन के क्या आर्गूमेंट्स होते हैं, क्या वैल्यूज होती है, वो सबको बताता है वो, है ना। तो वो हमको जानना जरूरी है। तो उसका कॉल सीक्वेंस, रन टाइम स्टैक, उसका एक एग्जांपल बताएंगे। लोकल वेरिएबल्स, लोकल टेम्परेरीज क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स हो जाता है ये, क्योंकि सब कुछ हम बिहाइंड द सीन्स बताने का प्रयास करेंगे, सब कुछ, ठीक है। जब ये कवर हो जाता है तो हमको प्री प्रोसेसर की तरफ जंप करना है, क्योंकि प्री प्रोसेसर हम लोग जानते हैं कि वो हैश इंक्लूड करते हैं। तो जो हैश होता है इंक्लूड stdio.h, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं वही प्री प्रोसेसर है। ऐसा नहीं है। प्री प्रोसेसर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो प्री प्रोसेसर हो गया, इंक्लूड स्टेटमेंट, मल्टीपल इंक्लूजन्स ऑफ हेडर फाइल, बार बार यूज़ करना है एक ही चीज़ को, क्या वो कर सकते हैं। हैश डिफाइन, कंडीशनल कंपाइलेशंस, नेस्टेड मैक्रोज, मैक्रोज में भी नेस्टिंग हो सकता है क्या। मल्टी लाइन मैक्रोज, एक मैक्रो है, मल्टीपल लाइंस हो सकते हैं। स्ट्रिंगाइजर्स, टोकन कंकैटिनेशन और बहुत सारे यूजफुल डायरेक्टिव, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव्स होते हैं कंपाइलिंग के लिए, डिबगिंग के लिए। ये वाला जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब प्रोडक्ट बनाया जाता है इंडस्ट्री में, जब उसको डाला सेल किया जाता है, तो ये वाला डायरेक्टिव हम बहुत यूज़ करते हैं अपना इंटरनल सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। मैक्रोज का हेविली यूज़ कहाँ किया जाता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है मैक्रोज के। तो अगेन मैं लाने की कोशिश करूँगा, कुछ कर्नल से लाऊंगा, कुछ आपको दिखाऊंगा क्या होता है। मैक्रोज यूज़ करते हैं तो उसके पिटफॉल्स क्या है, क्या बुराइयाँ, क्या इश्यूज हो सकते हैं, मैक्रोज और इनम्स में क्या डिफरेंस है, और इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं। इनलाइन फंक्शन जनरली सी प्रोग्रामिंग, एनसीसी जो कर्निंघम रिची उस समय तो नहीं था, लेकिन अभी GNU GCC आ गया, GNU कंपाइलर है, GNU-C आ गया, उसमें हम लोग इनलाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, मैक्रो और इनलाइन में क्या डिफरेंस है, क्या इनलाइन फंक्शंस रिकर्सिव हो सकते हैं, और फिर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो टाइप करते हैं हम लोग प्रोग्राम, वो कैसे इंटरफेस करता है हमारे सी प्रोग्राम के साथ, तो उसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। रन टाइम एनवायरनमेंट हो गया आपका, कमांड लाइन और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल बहुत सारे होते हैं, पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल बहुत सारे होते हैं, डॉलर प्रॉम्प्ट, ये सब क्या हम यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्राम में? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। रिकर्शन, सो क्या सी लैंग्वेज रिकर्शन सपोर्ट करता है, तो उसका एग्जाम्पल चाहिए, उसके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। रिकर्शन और आइटरेशन में क्या डिफरेंस है, और थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि जो कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी जो लिखा हुआ है वो डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक होता है, तो उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कवरेज नहीं होगा, उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर क्लास चाहिए, ठीक है। सी में मैं आपको सी के बारे में बता रहा हूँ। वो कवर करने के बाद स्टैंडर्ड आईओ लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में होगी चर्चा, ठीक है। डिटेल में आपको बताऊंगा कि फाइल और स्ट्रीम्स क्या होता है, स्ट्रीम बफर्स क्या होते हैं, जो हम आईओस करते हैं, जो स्कैन एफ करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं, तो क्या बफरिंग होता है, उसमें कुछ बफरिंग होता है कोई भी प्रोग्राम में, ठीक है। एफ ओपन, एफ रीड, क्या बफरिंग होता है? तो बफरिंग की स्ट्रैटेजीज होती है, लाइन बफरिंग, फुल बफरिंग या जीरो बफरिंग, उसके बारे में बताया जाएगा। फाइल को जब हम एक्सेस करते हैं तो क्या सीक्वेंशियल एक्सेस है, रैंडम एक्सेस है, फाइल का ऑफसेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या मीनिंग होता है, एरर्स क्या क्या होते हैं, रिटर्न वैल्यूज क्या होती हैं, एंड ऑफ फाइल क्या होता है। ये सब दिखने में सिंपल लगता है, जब प्रोग्रामिंग करते लगता रहे ये चीज़ काम नहीं कर रहा, तो वो सब चीज़ मैं डिटेल में बताने का पूरा कोशिश करूँगा।
हम फाइल से डेटा बाइट बाय बाइट रीड कर सकते हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक रीड कर सकते हैं, लाइन बाय रीड कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल में रीड कर सकते हैं। तो सारी टेक्निक्स जो होती हैं ना, ये सब चीज़ें बताऊंगा। फाइल का रिटर्न वैल्यू क्या होता है, कब पता चलता है कि जो फाइल के फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस एरर दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें के बारे में बताऊंगा। थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा कि एफगेट्स ये सब क्या होता है, क्यों डेंजरस होते हैं जो ओल्ड वाले कॉल्स होते हैं, है ना। और हम फाइल में जंप करके डिफरेंट लोकेशंस को जंप करके कैसे डेटा रीड कर सकते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेथड जो फाइल में होते हैं, तो वो सब के बारे में बताऊंगा। सो अल्टीमेटली ये होगा कि जो एडवांसिंग कोर्स है ये काफ़ी डेप्थ में कवर करने का प्लान है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक पे फोकस है, एक एक एरियाज पे, ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो जो बनेगा काफ़ी समय लगेगा, लेकिन एक एक वीडियो प्लान रहेगा कि हर हफ्ते एक वीडियो बने डिटेल्ड में, और उसको मैं पब्लिश करूँगा, और वो एक प्लेलिस्ट में आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ आपके लिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो आपको ईजी रहेगा दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं। सो दोनों वीडियो रिलीज़ होंगे, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो यहाँ तक सिलेबस को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक को कवर करेंगे एक एक करके। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात फिर से होगी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए। हम हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, इसलिए आप सैन फाउंड्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।